Hello friends, welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends. Today we are starting with an entirely new series. अब मैंने करंट पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे तुम्हारे लिए वीडियोस बनाए. मैं गवर्नेंस से रिलेटेड पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत समरी फॉर गवर्नेंस कर रहा हूँ. But I don't want you to ignore international relations also. Hence this series. Current IR with Dr. Siddharth Arora is a series जिसमें we will try and reflect upon what is happening around us in terms of international relations, especially with regards to your GS exam, right? However, इसमें से बहुत सारे topics तुम्हारे PSIR में भी overlap हो जाएंगे, but primarily this will be dealing with your GS exam. So in this series, आज the most hotly debated topic, विल रशिया अटैक यूक्रेन. क्या रशिया यूक्रेन पर अटैक करने वाला है? और अगर अटैक करने वाला है तो व्हाट वुड बी द रिपरकशंस? क्या होने के चांसेस है? क्या बर्बाद हो जाएगा? क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? पता नहीं क्या क्या एटसेट्रा एटसेट्रा. बट वी विल नॉट स्टडी दीज टॉपिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटोरिक. हम टाइम पास करने वाले हैं नहीं. We are subject experts, so we will deal with this with all the authenticity and the authority of the subject of international relation. सो करंट आयर विद डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा. आज का टॉपिक विल रशिया अटैक यूक्रेन. मैं एडवाइस करूंगा आप सब लोग अपने अपने नोट्स बना लीजिए, बिकॉज इसमें सारे फैक्ट्स मैं तुम्हें बताऊंगा, सारे इवेंट्स मैं तुम्हें बताऊंगा, सारे न्यूज एनालिसिस हम लोग करेंगे. वी विल ट्राई एंड एड्रेस दिस टू द लास्ट पॉसिबल मोमेंट. ऑलराइट. एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेड लाइव SIDLIVE सेड लाइव ये मेरा कोड है. आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा, practicing advocate in the Supreme Court of India, and I have been teaching civil service aspirants such as you for the last decade and a half. और ये कोड सेड लाइव आपके बहुत काम आएगा, because the moment you join this अन अकेडमी with प्लस क्लासेस, आइकॉनिक क्लासेस, कॉम्बैट कोर्सेज, और आपने सेड लाइव कोड यूज किया, आपको इमीडिएटली ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी, which is Team Said Live. We have produced awesome results last year and last to last year, and I'm sure Team Said Live will produce another huge result this year also. So जो लोग अभी तक मेरे गवर्नेंस, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इस लिंक को ज्वाइन करके मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए. अगर मुझे कोई भी अपडेटेड नॉलेज मिलती है विद रिगार्ड्स टू पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से, सुप्रीम कोर्ट से, न्यू MCQs एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर अपडेट्स फ्रॉम UPSC इटसेल्फ, तो मैं सिर्फ इस टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूं. और तुम में से जो लोग टेक सेवी है, ओके, और उसको लैपटॉप पे देख रहे हैं, वो अपने मोबाइल कैमरा से इस कोड को स्कैन कर लीजिए. इस कोड को स्कैन करते ही आप मेरे इसी टेलीग्राम चैनल के पार्ट बन जाएंगे. इट विल रीडायरेक्ट यू स्ट्रेट टू माय टेलीग्राम चैनल. तो ये इस कोड को स्कैन करिए या उस लिंक को शेयर कीजिए एंड यू कैन गो फॉर दिस. एक मेजर अनाउंसमेंट है. रिपब्लिक डे स्पेशल अन अकेडमी आपके लिए एक ऑसम ऑफर लेकर आया है. रिपब्लिक डे स्पेशल इज एन ऑफर जो पहले से ही अन अकेडमी के प्राइसेस बहुत ज्यादा रीजनेबल है माय फ्रेंड्स. ओके, मेरे ख्याल से तुम कंपेयर करोगे अगर फिजिकल क्लासेस से, प्लस क्लासेस का मनी इज प्रैक्टिकली अ फ्रैक्शन ऑफ दोस फिजिकल क्लासेस. लेकिन अन अकेडमी इसमें भी तुम्हें और एडवांटेज दे रहा है बाय गिविंग यू अ 6 months फ्री एक्सटेंशन. शर्त यह है कि आपको ये 25 to 27 जनवरी तक ज्वाइन कर लेना है. आपको 45,000 वर्थ का फ्री 6 months फ्री एक्सटेंशन मिलेगा विद एवरी 1 year एंड अबव प्लस GS एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. आपको कोड यूज करना पड़ेगा सेड लाइव SIDLIVE. सेड लाइव कोड यूज करते आप इस ऑफर का भरपूर प्रयोग ले सकोगे, उपयोग कर पाओगे एंड गो फॉर टेकिंग द रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम. माय फ्रेंड्स, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रियलिटी है फाइनेंशियल रियलिटी. इसको इग्नोर मत कीजिए और अन अकेडमी आपका साथ देने आया है. ऑल्सो UPSC CSC कॉम्बैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशल आ रहा है ऑन 30 जनवरी 11 AM. 30 जनवरी को इसको ज्वाइन कीजिए. एक तो आपको एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन मिल जाएगा, प्लस बहुत सारे प्राइजेस मिलेंगे. आपको कोड यूज करना है SIDLIVE सेड लाइव. फ्री मेगा टेस्ट सीरीज फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज ऑल्सो अवेलेबल. और एक मेजर अनाउंसमेंट है,
दैट इज यूपीएससी सीएससी के लिए रिलेटेड ऑप्शनल चैनल्स का लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि मेरा भी कोर्स आएगा ऑफ पीएसआईआर। पिछले साल मैंने पीएसआईआर को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है वो डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी फायदा होगा। यूज दिस कोड SIDLIVE SIDLIVE और मेरे ऑप्शनल क्लासेस का भी पार्ट बनिए। सो there are varieties of ways of taking advantage of Unacademy, iconic subscription, loan, और ये सब कुछ तुम्हें अवेलेबल होगा यूज ऑफ कोड SIDLIVE से, SIDLIVE। एक बार प्राइसेस देखिए, हम आपका साथ देंगे till the last day of your preparation, and you are a wise gang of students, take a wise decision but take it now. So ये आपका करियर है, हम आपका साथ देने आए हैं। आज का वीडियो ये है यूक्रेन, दिख रहा है? ये है यूक्रेन। ऑलराइट, सो दिस इज यूक्रेन, ये है रशिया। ऑन वन साइड ऑफ यूक्रेन बेलारूस, अदर साइड मोल्डोवा, और सारा का सारा इशू हो रहा है विल रशिया इन्वेड यूक्रेन। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? लास्ट खबरों के अनुसार रशिया ने एक ह्यूज बिल्डअप कर लिया है, मिलिट्री बिल्डअप कर लिया है ऑन द यूक्रेन बॉर्डर। और ऐसा बोला जाता है, लास्ट वर्ड्स जो आए हैं जब मैं लास्ट अपडेट ले रहा था, तो बोला गया था दैट द मिलिट्री टैंक्स आर ऑल ड्रेस्ड अप। ये वर्ड यूज किया गया था, मिलिट्री टैंक्स ऑफ रशिया आर ऑल ड्रेस्ड अप। ये जो ड्रेस्ड अप का मतलब कपड़े पहनना नहीं होता है। मिलिट्री टैंक्स आर ऑल ड्रेस्ड अप का मतलब होता है जो टैंक्स होते हैं, ओके, जो टैंक्स होते हैं उनके आगे, जो मिलिट्री टैंक्स होते हैं उनके आगे मेटल केज लगा दिया जाता है। मेटल केज लगा दिया मतलब अब माउंटेड मशीन गन्स यूज कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, दे आर रेडी फॉर मिलिट्री हॉस्टिलिटीज। क्या ये सच है? मुझे नहीं पता। क्या ये र्यूमर है? मुझे नहीं पता। ये सब तुम्हें पता चलेगा और हम सबको पता चलेगा एट द एंड ऑफ दिस क्लास। हमको पता चलेगा क्या रशिया इन्वेड करने वाला है यूक्रेन को। नाउ यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो वॉर होने का चांस है, या फिर ये जो इन्वेजन है, ये एक बायलैटरल इशू नहीं रहने वाला। ये 100% है। मुझे ये तो नहीं पता कि रशिया इन्वेड करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अगर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री हॉस्टिलिटीज की, मिलिट्री इन्वेजन किया, तो गल दूर तलक जाएगी। मतलब बिकॉज द एंटायर वेस्टर्न फोर्सेस लेड ऑफ कोर्स बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने थ्रेटन किया है कि हम यूक्रेन को किसी भी हाल में अनप्रोटेक्टेड नहीं छोड़ेंगे। वी विल हेल्प यूक्रेन रेजिस्ट दिस इन्वेजन इफ इट ऑल इट हैपेंस। एंड अगर ऐसा हुआ तो हम लोग सैंक्शंस, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, चाहे एनी अदर टाइप मिलिट्री और एनी अदर टाइप ऑफ सपोर्ट इंक्लूडिंग डिप्लोमेटिक सपोर्ट, हम यूक्रेन को करेंगे। इन अदर वर्ड्स, ये बनने वाला है फ्लैश पॉइंट। सो हमें ना हमेशा से रशिया और पहले अर्सवाइल यूएसएसआर और यूएसए का और अब रशिया और वेस्टर्न फोर्सेस का हमेशा टेंशन रहता है कि ये लोग कभी भी ऐसे भिड़ जाएंगे एंड दे हैव न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स इन थाउजेंड्स, नॉट इवन हंड्रेड्स। और ऐसा कुछ भी होता है इनके बीच में, ओके, चाहे वो क्रीमिया के टाइम पर हो, इनफैक्ट ये बहुत टाइम से पहले कोरिया वॉर के टाइम पे हुआ, वियतनाम के टाइम पे हुआ, अफगानिस्तान के टाइम के पास हुआ। दिस ऑलवेज हैज अ स्पिल ओवर इफेक्ट ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो भी वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ ना, इनको लिखते चले जाना, ये तुम्हारे एग्जाम में वर्ड्स आते और तुमको इनको एड्रेस करना पड़ेगा इन दिस वर्ड्स। तुम्हारे एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि तुम ये टेक्निकल वर्ड्स यूज करो। जो मर्जी टाइम पास करके मत लिखा जाना, जैसे मैंने आमतौर पे देखा है कि लोग पढ़ते पढ़ाते ऐसे ऐसे कॉमन वर्ड्स यूज करते हैं, वो मत करना। यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज दिस एग्जाम। सो रशिया और यूक्रेन का ये इशू अभी बहुत ही ज्यादा ओके क्वेश्चन मार्क्स पे है। सबसे पहले तो हमें मालूम नहीं है कि रशिया का ये जो मिलिट्री बिल्डअप है, आर दे एक्चुअली गोइंग टू यूटिलाइज इट और नॉट। And when they say are they, I don't mean are they, I mean Putin. Okay, I mean Vladimir Putin, the president of Russia, and he says कि ऐसा alleged हो रहा है। तो ये कुछ सैटेलाइट इमेजेस है, अब इनमें से कितनी ऑथेंटिक है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट ये मीडिया में फैली जा रही है दैट
the forces along the border, the Russian forces along the border of Ukraine have been building up, and वो building up to a considerable size. अब इसमें बहुत सारे ifs and buts आ रहे हैं कि रशिया इसको ब्लफ की तरह यूज कर रहा है, इन अदर वर्ड्स क्या वो सिर्फ वेस्टर्न फोर्सेस को डरा रहे हैं, ओके क्या ये मिलिट्री बिल्डअप इतना सब्सटैंशियल है या नहीं, ये सब वर्ड्स सोच के रखना बेटा, टाइम पास नहीं हो रही है, ये इतने सब्सटैंशियल है इन नंबर्स कि एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री इन्वेजन हो सकता है या नहीं हो सकता विद दिस काइंड ऑफ फोर्स। रशिया और यूक्रेन के बीच में कोई सो कॉल्ड एंटी फीलिंग्स नहीं है। इनफैक्ट रशिया यूक्रेन को अपना छोटा भाई, लिटिल ब्रदर बोलता है। तो विल दे डू अ फुल फ्लेजेड मिलिट्री इन्वेजन डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पर बहुत सारे रशियन एथनिसिटी के भी लोग रहते हैं? विल दैट बी डन? अगर ये हो भी गया, मैं एक बात बोलता हूं, क्रीमिया में हो ही गया था, अगर ये हो भी गया तो क्या वेस्टर्न फोर्सेस के पास इतनी सो कॉल्ड रिसोर्सेस एंड यूनिटी ऑफ कंसेंसस है कि वो लोग मिलिट्री इन्वेजन को मिलिट्री ही अटैक से वापस करेंगे और उसको रोकेंगे? और क्या अगर वो जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं वो रशिया को इतना इन्फ्लुएंस करता भी है या नहीं? एंड फाइनली, अगर रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगेंगे और रशिया ने गैस सप्लाई एटसेट्रा को रोका या इस तरह से किसी तरह से इंटरफेयर किया, डू यू थिंक कि पूरे वर्ल्ड में इसके इकोनॉमिक रिपरकशंस आएंगे? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हम यहाँ पे टाइम पास करने बैठे नहीं है, ओके हाँ, आज की ताजा खबर पढ़ने को नहीं है, हम यहाँ पर एक एग्जाम को क्रैक कर रहे हैं। वी विल हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, we will have to understand in this in terms of military parlance, we will have to understand this in terms of international relations, we will have to understand in this in the terms of different effect of diplomatic and military movement on economy and other part। और सबसे important, ऐसे सिनेरियो में इंडिया का रिएक्शन क्या होगा, ये अपने आप में एक मेजर क्वेश्चन मार्क है। तो वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, और इसको सिर्फ आज के इवेंट्स पे नहीं समझेंगे, वी विल ऑल्सो ट्राई टू रिलेट इट टू इवेंट्स इन द हिस्ट्री एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू कनेक्ट इट टू द रियल इवेंट्स इन द हिस्ट्री, मतलब बिल्कुल पीछे जाके देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। तो व्लादिमीर पुतिन क्या सोच रहे हैं, रशिया क्या सोच रहा है, यूक्रेन का क्या होगा, वेस्टर्न फोर्सेस क्या करेगी, यूएस क्या करेंगे, प्रेसिडेंट बाइडेन क्या सोच रहे हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो पहले लेटेस्ट ट्रैवल में तुम्हें लेकर चलता हूं यूक्रेन, और हम चलेंगे यूक्रेन। तो यूक्रेन लगता बहुत बड़ी कंट्री है, बट एज कंपैरिजन टू यूएसएसआर और अदर रशिया, बिकॉज रशिया को ही द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर माना गया, यूक्रेन इज रिलेटिवली वेरी स्मॉल एंड मिलिटरीली वेरी वेरी वीक। सो यूक्रेन, जहां पर हम लोग ये फ्लैश पॉइंट पर आ रहे हैं, जहां पर ये सारा सीन है, वो इतना डेंजरस सिनेरियो पे आ गया है कि अगर कहीं से भी कोई भी गलत स्टेप हुआ, चाहे वो यूक्रेनियन फोर्सेस हो, विच आई एम नॉट वेरी श्योर कि वो लोग करेंगे बिकॉज दे विल बी प्राइमरली डिफेंसिव, या रशियन फोर्सेस से हो जो उनका की एक ह्यूज पाइलअप हो चुका है, या फिर कोई गलती से वेस्टर्न फोर्सेस, वैसे वेस्टर्न फोर्सेस अभी तो आई नहीं है, लेकिन कोई भी इस तरह का प्रोवोकेटिव एक्शन हो गया, तो एनी साइड से इट कैन लीड टू अ वेरी वेरी सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक कोई फायरिंग हुई नहीं है, अभी तक कुछ ऐसा कोई सो कॉल्ड ओवर्ट स्टेप नहीं हुआ है, बट इट इज अ फ्लैश पॉइंट। सो रशिया, एज आई टोल्ड यू, कम यूक्रेन के साथ एंटी फीलिंग नहीं है, ओके, इट डज नॉट हैव एन एंटी फीलिंग विद यूक्रेन। इनफैक्ट जो सिचुएशन है वो कुछ और हो रही है। सिचुएशन हो रही है कि ये जो लिटिल ब्रदर है यूक्रेन, ये धीरे 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 ऐसा लग रहा है कि वो अपने पुराने नातों को छोड़ के वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ और वेस्टर्न इकोनॉमी की तरफ, ओके, वो धीरे धीरे उसका रुझान होता जा रहा है। इनकी जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, इनकी मिलिट्री पॉलिसी है, वो धीरे धीरे रशिया से दूर होती जा रही है। और यही एक्चुअली द अंडरलाइंग रीजन है
कि वाई रशिया इज नॉट वेरी हैप्पी और विद यूक्रेन गोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट। ये पुराने दोस्त है, पुराने भाई है। रशिया सीज यूक्रेन एज इट्स लिटिल ब्रदर। तो प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन, जब पुराना रिश्ता टूटता है ना बेटा तो दर्द होता है, ये वही वाला हाल है। यूक्रेन और रशिया एक्चुअली एक ही थे इन द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के टाइम। यूक्रेन और रशिया एक ही चीज था, एक ही कंट्री था। एंड एज वी विल लेटर सी देर आर वेरियस पार्ट्स ऑफ यूक्रेन जिसमें कि रशियन एथनिसिटी के इतने मेजोरिटी पीपल रहते। Now, over the last few years, at least for the last 7-8 years, यूक्रेन धीरे धीरे वेस्टर्न इकोनॉमिक्स के तरफ ज़्यादा उनके साथ सांठगांठ हो रही है। तो ट्रिगर पॉइंट ये हो गया कि ऐसा सुनने में आ रहा है, आई मे नॉट बी करेक्ट एंड मे नॉट बी, नो बडी में बी करेक्ट, लेकिन ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि यूक्रेन में फाइनली बी टिल्टिंग एंड ज्वाइनिंग नेटो। और ये रशिया कभी भी मंजूर नहीं करेगा, बिकॉज मोहब्बत तो एक तरफ, भाईचारा एक तरफ। अगर नेटो का मेंबर हो गया यूक्रेन तो नेटो की फोर्सेस सीधा आके रशियन बॉर्डर पे खड़ी हो जाएगी, विच आई होप यू अंडरस्टैंड रशिया सीज एज अ ह्यूज थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसको समझने की कोशिश करो, ये गेम है क्या? गेम है कि द अर्स्टवाइल यूएसएसआर का सक्सेसर स्टेट इज रशिया। रशिया और यूक्रेन पहले एक ही कंट्री के पार्ट थे, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के। यूक्रेन और रशिया के बीच में एक कॉमनैलिटी है, नॉट ओनली ऑफ द रीजन बट ऑल्सो ऑफ एथनिसिटी, ऑल्सो बीइंग ऑफ द सेम कंट्री एट अ टाइम। एंड धीरे धीरे यूक्रेन हैज बीन टिल्टिंग टूवर्ड्स द वेस्ट, एंड दिस टिल्ट का जो बिल्कुल खतरनाक एंड हो सकता है अगर ऐसा सच हो गया कि यूक्रेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेटो, जिसका शक हो रहा है, अगर इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ नेटो कहानी गड़बड़ा जाएगी। रशिया सीज इट एज अ थ्रेट टू इट्स सॉवरेनिटी, जो रशिया कभी टॉलरेट नहीं करेगा। व्लादिमीर पुतिन का एक बहुत पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था एंड ही सेड दैट द टाइगा, जो ये लोग अपने फॉरेस्ट को बोलते हैं, बिलोंग्स टू द बेयर। बेयर, जो रशियन बेयर अपने आप को बोलते हैं, राइट, रशियन बेयर इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन द टाइगा। हम इस टाइगा को छोड़कर बाहर नहीं जा रहे, हमारी इन्वेजन वाली कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन इस टाइगा में अगर किसी ने इंटरफेरेंस किया वी विल नॉट टॉलरेट इट। और यही डर है जिसकी वजह से ये फ्लैश पॉइंट्स होने के चांस लग रहे हैं। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि ये सिनेरियो होगा कैसे। तो थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं, इतिहास के पन्नों को टटोलते हैं और देखते हैं कि क्या है ये सिनेरियो। सो एज वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जब था यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर था, राइट, तब यूक्रेन एंड रशिया एंड द सेवरल अदर रिपब्लिक्स वर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द यूएसएसआर। एंड ये कोई मजाक नहीं था, द माइटी सोवियत यूनियन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, अभी तो रशिया भी है, लेकिन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, was not only very big in size but also an economic, a technology and even a military powerhouse। तो कम्युनिज्म का जो सबसे बड़ा गढ़ था वो यूएसएसआर था, और फर्स्ट भी वही था एक्चुअली। कम्युनिज्म एक सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल थ्योरी ना होकर ये एक आइडियलिस्टिक थ्योरी होकर रह गई। और कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म वाज द वॉर जो कि फाइट आउट होने लगा बिटवीन द यूएसएसआर ऑन वन साइड एंड यूएसए लेड वेस्टर्न फोर्सेस ऑन द अदर साइड। अब हुआ क्या कि इनके बीच में एक रेस स्टार्ट हो गई, और वो रेस अलग अलग तरीके की थी। ओके, जैसे कि वो रेस थी विद रिगार्ड्स टू स्पेस, विद रिगार्ड्स टू मिलिट्री, विद रिगार्ड्स, अरे इवन ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में किसको मेडल ज्यादा मिलते हैं, किसको कम मिलते हैं। हॉलीवुड, आप हॉलीवुड के कोई भी मूवी देखोगे तो वो सिनेरियो में भी आपको ये दिखेगा कि रशियंस ओहो विलेन है,
अमेरिकन हीरो है, रैम्बो बनेंगे, ओके, मैवरिक बनेंगे, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन रशिया का अंदर एक और प्रॉब्लम चल रही थी, राधा यूएसएसआर के अंदर। मैं बार बार जब यूएसएसआर और रशिया बोलता हूं तो आई मीन द सेम फॉर द टाइम बीइंग। तो जब यूएसएसआर के अंदर एक प्रॉब्लम चल रही थी, यूएसएसआर वाज अ वेरी वेरी क्लोज्ड और वेरी वेरी ट्रेडिशनल, वेरी वेरी ब्यूरोक्रेटिक हैवी, रेड टेपिज्म वाली कंट्री, जिसमें कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि किसी को पता ही नहीं चलता था। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी कोई चीज नहीं थी। जो भी चलता था पॉलिट ब्यूरो से चलता था, जो भी चलता था उनकी सारे के सारे स्ट्रक्चर्स जो फंक्शन करते थे वॉज बिकॉज ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टीज फंक्शनिंग इनसाइड। स्टालिन से स्टार्ट हुआ कहानी, okay, चाहे इवन ख्रुश्चेव आया, फॉर दैट मैटर नो बडी वॉज ट्रांसपेरेंट। और ये सिचुएशन कुछ जगह तक तो, हद तक तो सही थी, लेकिन कहते हैं ना कि इट वॉज गेटिंग रॉटन इनसाइड। विंस्टन चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद एक वर्ड यूज किया गया था, जैसे सोवियत यूनियन केम इनटू द पिक्चर, दैट एन आयरन कर्टन हैज फॉलन ओवर ईस्टर्न यूरोप। इन अदर वर्ड्स वो बिल्कुल ओपेक जगह थी। ये चीज बहुत टाइम तक तो सही गई थी, लेकिन फिर केम वेरी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी चेंज इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव ने दो मेन प्रोग्राम्स लॉन्च किए। सो मिखाइल गोर्बाचोव व्हेन ही केम इनटू द पिक्चर, मिखाइल गोर्बाचोव, ओके, व्हेन ही केम, तो लेट 80s में मिखाइल गोर्बाचोव ने दो प्रोग्राम्स लॉन्च किए। एक प्रोग्राम को बोला गया ग्लासनोस्ट, दूसरे प्रोग्राम को बोला गया पेरेस्ट्रोइका। सो ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका रीस्ट्रक्चरिंग, पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। इसने बोला कि बहुत हो गया, ये जो पॉलिट ब्यूरो से छुपे छुपे चीजें चलती है, ओके, जो भी सोवियत सेंट्रल कमिटी से चलती है, ये कोई देश चलाने का तरीका नहीं है। लेट अस नाउ चेंज दिस फॉर एवर। और उन्होंने दो बहुत ही रेवोल्यूशनरी सो कॉल्ड लिबरलाइजेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। उम्मीद ये थी कि धीरे धीरे ये जो आयरन कर्टन टाइप होता है, जो रेड टेपिज्म है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ मोर लिबरल, मोर ट्रांसपेरेंट, मोर अकाउंटेबल काइंड ऑफ अ सिस्टम। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग, स्प्रिंग को आप बहुत दबा के रखते हो, बहुत दबा के रखते हो, फिर आप उसको छोड़ देते हो। जब वो छोड़ देते हो तो वो धीरे धीरे वापस नहीं आता, वो झटके से वापस आता है। कुछ ऐसा ही हुआ। बिफोर द ओल्ड सिस्टम could have rectify or can be removed and replaced by a new system, ये पूरी कहानी खत्म हो गई। सो मिखाइल गोर्बाचोव की खुद की लाइन थी, द ओल्ड सिस्टम कोलैप्स बिफोर द न्यू वन हैड द टाइम टू बिगिन वर्किंग एंड द क्राइसिस इन द सोसाइटी बिकेम इवन मोर अक्यूट। तो अगर तुम लोग कल हमारे देश के आईएएस ऑफिसर्स, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स, डिप्लोमैट्स बन रहे हो, तो तुम्हें समझना पड़ेगा, स्पेशली फ्रॉम द सो कॉल्ड कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, कि हमेशा जिसको आप रिफॉर्म बोलते हो वो हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं लाता, कभी कभी पूरा का पूरा एक एम्पायर को बर्बाद कर सकता है। और वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था कि सोवियत यूनियन, द माइटी सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाएगा। सो द रशियन एम्पायर और द सोवियत एम्पायर कोलैप्स। ऐसा बोला जाता है जैसे एक टाइटैनिक गिर गई थी ना, जो बर्बाद हो गई, पता भी नहीं चला, यू नो, जस्ट द सो कॉल्ड अनसिंकेबल शिप सैंक डाउन। इनफैक्ट वर्ल्ड डिप्लोमेसी में जब मैं पढ़ाता हूँ तो 1991 को एक वाटरशेड ईयर माना जाता है, क्योंकि प्री 1991 जब सोवियत एम्पायर था और यूएसएसआर था, और 1991 जब नहीं था, it changed the world diplomacy, world politics, international relations forever. Not only with regards to India, but with almost every country of the world, because ये कोई छोटा इवेंट नहीं था। This was one of those black swan events जो शायद जो लोग चाहते भी थे ना, जैसे अमेरिकन CIA वगैरह चाहते भी होंगे कि यार ये सोवियत एम्पायर खत्म हो, सोवियत यूनियन खत्म हो, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी हो जाएगा, बट इट हैपेंड। जैसे ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के इवेंट्स हुए, अचानक पता नहीं क्या होने लग गया, और 1991 में कूद एतात हुआ आउटसाइड क्रेमलिन यूएसएसआर, और लोगों ने फटाफट डिमांड करनी स्टार्ट कर दी, अपने अपने रिपब्लिक्स मांगने स्टार्ट कर दिए। धीरे 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 धीरे, राइट, ये पूरे के पूरे कंट्री में स्प्रेड आउट हुआ, एंड बिफोर यू नो इट यूएसएसआर
had already been broken off into many रिपब्लिक्स, जिनको तब एक बहुत लूजली हेल्ड फेडरेशन द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट से बनाया गया, लेकिन यूएसएसआर चला गया। जो भी बना, ठीक है, माना कि रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना, थैंकफुली इतने समझदारी से हुआ कि रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना यूएसएसआर का, तो जितने भी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स थे वो बाकी सब रिपब्लिक्स में ना फैलकर सिर्फ रशिया के पास गए, वरना और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती। However, it left even Russia, तो बाकी सब रिपब्लिक्स का तो दूरी को बात करो, यूक्रेन की बात अलग ही है। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जैसे यूएसएसआर चला गया, जैसे ही द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कोलैप्स किए, वैसे ही रशिया, इंक्लूसिव ऑफ रशिया, छोटी बाकी सारी कंट्रीज को इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी, दुनिया भर की सारी डेफिशिएंसीज होने लग गई। क्यों? क्योंकि व्हेन दे वर टुगेदर, कोई एक पार्ट, फॉर एग्जांपल एक एरोप्लेन ही बना रहे, तो हो सकता है रडार कहीं पर और बन रहा है, हार्डवेयर कहीं और बन रहा है, आर्मामेंट्स कहीं और बन रहे हैं, टायर्स कहीं और बन रहे हैं, एटसेट्रा। नाउ व्हेन एवरीबडी इज स्प्लिट, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू हैव टू डील विद ऑल दीज रिपब्लिक्स। और यही प्रॉब्लम इंडिया को हुई थी 1991, तो पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये अगर आप डेविड मलोन की बुक पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस, दैट यू कैन नॉट डू दिस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। लेकिन वो हो गया था, किसी ने ये सोचा नहीं था, एंड वी वुड हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू इवन आवर डिसीजन मेकर्स कि ये थॉट किसी को आया भी नहीं था। एंड यूएसएसआर कोलैप्स। नाउ इंपॉर्टेंट, यूक्रेन, अगर रशिया को प्रॉब्लम थी तो समझ ही सकते हो कि यूक्रेन को उससे ज्यादा ही प्रॉब्लम होगी। एंड इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज के पास कोई चॉइस नहीं थी बट टू मेक और फोर्ज न्यू अलायंसेस, आइदर विद each other or with Russia, or even अगर चला और चलाना पड़े तो even with Westerns। So इसी चक्कर में हमारे पास अब इस मैप को देखने का एक नजर अंदाज करने का टाइम रह गया। अब मेरे ख्याल से तुम यहां तक समझ सकते हो कि क्या कर रहे हो। ये है रशिया, सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर, ये है यूक्रेन, ये है लुहांस्क एंड डोनेट्स्क। ये एक्चुअली यूक्रेन के पार्ट है, लेकिन यहां पर रशियन एथनिसिटी के पीपल आर फार मोर इन नंबर, और यहां पर एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जिसको मैं अभी थोड़ी टाइम में डिस्कस करूंगा। ज्यादातर लोग तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाएंगे नहीं, ना तुम्हें कोई पढ़ाते हैं, ना कोई तुम समझते हो, और दैट इज वाई यू आर इल प्रिपेयर्ड फॉर द टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। तो यूएसएसआर का ये सक्सेसर स्टेट, रशिया, यूक्रेन, यूक्रेन की अपनी प्रॉब्लम्स, रशिया की भी अपनी प्रॉब्लम्स, ओके, and it is not only an economic problem, it is also a military problem and an ethnic problem that is over here. So अब ये situation start हो गया यूक्रेन के धीरे धीरे, राइट, बहुत कुछ स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने प्लान बनाया। बाय मार्च 2013 यूक्रेन डिसाइडेड काय को हम लोग यूरोपियन यूनियन को ही नहीं ज्वाइन कर लेते, पैसा ही पैसा, एसोसिएशन विद पावरफुल कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, ओके, लेट अस ट्राई एंड जॉइन द ईयू। डू यू अंडरस्टैंड? ये बहुत ही बुरा लग सकता है, ओके। ये है रशिया जिसका जिसका मन में ये है कि यूक्रेन उसका लिटिल ब्रदर है, दे हैव ए कॉमन हिस्ट्री, दे हैव कॉमन एथनिसिटी इन सेवरल पार्ट्स, राइट, और दे आर नेबरहुड टू ईच अदर। और अचानक यूक्रेन बोलता है यार रशिया जो हमारे पुराने एडवर्सरीज थे ईयू, मैं उसको ज्वाइन कर लेता हूं। डू यू अंडरस्टैंड कि कोई भी कंट्री इसको एक थ्रेट मानेगी कि यार जो मेरा सबसे पुराना साथी है वो मुझसे दूर हो रहा है, और वो भी दूर ही नहीं हो रहा, वो किसी ऐसे को ज्वाइन कर रहा है जिसके साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे ना भी हो। बट सरप्राइज इवेंट, इतने आराम से रशिया वुडंट हैव गिवन अप, और सरप्राइजिंगली ये हुआ कि मार्च 2013 तक जो ये डिसीजन हो रहा था कि यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया जाएगा, वो अचानक चेंज हो गया। एंड इंस्टेड यूक्रेन अगेन वेंट एंड मेड अ अरेंजमेंट विद रशिया। तो ये फोटोग्राफ उसको इंडिकेट कर रहा है। तो अचानक एक बिल्कुल ही पूरी गेम पलट दी गई, और इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग ईयू फिर से एक अंडरस्टैंडिंग की गई विद व्लादिमीर पुतिन, दैट इज रशिया, और वो बात धरी की धरी रह गई कि हम लोग यूरोपियन यूनियन के गए थे। लेकिन यूरोपियन यूनियन को नहीं ज्वाइन करने का ये फैसला, ओके, और रशिया के साथ दोबारा एसोसिएशन
और मोर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंड मिलिट्री टाइज एंड एक्सेट्रा करने का ये फैसला वहां की जनता को पसंद नहीं आया। एंड नवंबर 2013 आते आते कीव में, जो कि कैपिटल है यूक्रेन की, और बहुत सारे दंगे हुए, बहुत सारा रिवोल्ट हुआ कि ये क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये कैसे किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगी, ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी, तुम दोबारा वापस चले गए रशिया की तरफ। मोस्ट पीपल थिंक कि रशिया ने, और मोस्ट एनालिस्ट थिंक कि रशिया ने आर्म ट्विस्ट किया था, फोर्स यूज किया होगा, कुछ ना कुछ तो पुराने या फिर नए प्रेशर डाले होंगे कि भाई तुम ना यूरोपियन यूनियन की तरफ ना जाओ। दिस वॉज टेकन एज द बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट ऑफ यूक्रेन एट द हैंड्स ऑफ रशिया। ये हो गया 2013 का एंड तक। नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच में एक और फ्लैश पॉइंट है जो कि मैंने यहां पर स्ट्राइप में देख रहे हैं, और इसको बोलते हैं द एरिया ऑफ क्रीमिया। नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया वॉज अनदर इशू विच एक्चुअली हैपेंड। नाउ क्रीमिया में एक रेफरेंडम अरेंज किया गया कि वुड यू कंटिन्यू टू ज्वाइन यूक्रेन और नॉट। रेफरेंडम तो हुआ, लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट बराक ओबामा की स्टेटमेंट पढ़ लूं तो उनका इंपॉर्टेंट था कि ये रेफरेंडम वाज इन क्लियर वायोलेशन ऑफ द यूक्रेनियन लॉज, ओके, और इसको वैलिड रेफरेंडम नहीं माना जा सकता। किसी ने नहीं सोचा था, नो बडी हैड थॉट कि रशिया वुड अटैक यूक्रेन, लेकिन हुआ। 2014 में रशियन फोर्सेस ने पहले अपने स्पेशल फोर्सेस को यूटिलाइज किया, और फिर सारे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट को करके क्रीमिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। सो फरवरी मार्च ऑफ 2014 क्रीमियन इन्वेजन हैपेंड, और ये एक तरह से इंडिकेशन था कि रशिया इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट अबाउट इट्स नेबरहुड। सो अगर तुम्हें ये पिक्चर्स देख रहे होंगे तो ब्लॉकेड ऑफ मिलिट्री यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन ड्यूरिंग द कैप्चर ऑफ क्रीमिया बाय रशिया इन February March, Russian troops with unmarked uniforms on patrol at Simferopol International Airport 28th February 2014, and the Russian started flexing their muscles. 2014 Crimean War was a very major झटका to the Western forces कि यार ये रशिया को आप इजीली नहीं ले सकते, they mean business and they will take military action as and when required. So कुछ भी नहीं हुआ, मिलिट्री ब्लॉकेड में क्रीमिया ने अपना काम, अपने आप को गिव अप कर दिया। मार्च 3, 2014 को ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया, रशिया विंस द सेकेंड क्रीमियन वॉर विदाउट इवन फायरिंग अ शॉट, पुतिन सीजेस अपर हैंड इन द यूक्रेनियन क्राइसिस। ये एक मेजर एम्बैरेसमेंट थी टू द वेस्टर्न फोर्सेस, और एक मेजर विक्ट्री थी टू व्लादिमीर पुतिन एंड रशिया। And this is the entire situation कि Russians were very very serious कि तुम सैंक्शन लगाना है सैंक्शन लगाओ, जो करना है करो, हम लोग अपने नेबरहुड में गड़बड़ नहीं होने देंगे। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर रीजन जो मैंने तुम्हें पिक्चर में दिखाया था। देयर इज अनदर रीजन और टू द साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन विच इज द डॉनबास रीजन। डॉनबास रीजन को फिर हम दो पार्ट्स में देख लेते हैं, वन इज कॉल्ड लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, और ये दोनों रीजन्स ऐसे हैं जहां पर रशियन एथनिसिटी के लोग मेजॉरिटी में, और एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जहां पर जो सेपरेटिस्ट बोलते हैं, दे हैव आर्म्ड सेपरेटिस्ट मूवमेंट कि हम लोग है ना तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे यूक्रेन के साथ। बोला जाता है, किसको क्या पता चलता है, इंटरनेशनल रिलेशन में पता थोड़ा चलता है, कोई ऐसा फोन पे तो बताता नहीं है। बोला जाता है कि रशिया इनको कोवर्ट रूप से आर्म्ड वेपन्स दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है एक्सेट्रा, ऐसा वेस्टर्न फोर्सेस बोलते हैं। रशिया ऑब्वियसली डिनाइज दिस। तो यहां पर बहुत सारी चीजें वेस्ट का और रशिया का एक इंफॉर्मेशन वॉर भी चल रहा है। क्या वेस्ट हमेशा ही रशिया के ऊपर इल्जाम लगाता रहता है, रशिया बोलता है वेस्ट ने तो बस कसम ही खा के रखी है हमको बदनाम करने की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो एक आर्म मूवमेंट हुआ, और इतना ये जो एरिया है, दिस एरिया राइट, इसको तो सेपरेटिस्ट ने करीब करीब अपने कंट्रोल में ले लिया है,
और उसको नाम दे दिया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क। ये कोई छोटा मोटा सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कमीशन और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस 1.5 मिलियन पीपल इसके वजह से डिस्प्लेस हो गए, मोर देन 14,000 कैजुअलिटीज हो चुकी है, और ये एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो कि यूक्रेन के लिए एक और मेजर हेडेक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया रशिया और यूक्रेन के एक हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री में एक बहुत पुराना खूबसूरत ज़माना है, यूएसएसआर जब हम साथ में थे, हम साथ साथ हैं, तब हम लोग कॉमन फैक्टर थे। फिर यूएसएसआर अचानक 1991 में कोलैप्स हो गया। 1991 में कोलैप्स होने के बाद इवन रशिया को ट्रबल्स हुई, यूक्रेन को भी ट्रबल्स हुई, बट किसी तरह से काम चलता रहा। 2013 आते आते यूक्रेन ने सोचा क्यों ना हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ सांठगांठ करें, अलायंसेस बनाए, ट्राई एंड गेट मोर प्रॉस्पेरिटी। लेकिन रशिया को ये थ्रेट लगा इन इट्स नेबरहुड, उन्होंने पता नहीं कैसे, लेकिन यूक्रेन ने इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स यूरोपियन यूनियन 2013 में रशिया के साथ ही एक अंडरस्टैंडिंग कर ली विच वॉज अपोज्ड बाय द पब्लिक। 2014 में द क्रिमियन वॉर, द सेकेंड क्रिमियन वॉर हुआ एंड रशिया वन दैट वॉर। और उसके साथ साथ एक बैकग्राउंड में एक और स्टोरी ब्रू कर रही है एंड दैट इज द एरिया ऑफ लुहांस्क एंड डोनेट्स्क, जहां पर अपने आप में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। अब एक मेजर गड़बड़ है कि ये स्टोरी में जो एक्चुअली चल रहा है वो क्या रशिया और यूक्रेन का चल रहा है गड़बड़, कि ये बहुत पुरानी कहानी है। सो ये भूली दास्तान जो फिर याद आ गई, ये पुरानी दास्तान है बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। ये बहुत पुरानी दास्तान है बाबा। ओके, सो इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर टू, लोग बोलते हैं वर्ल्ड वॉर टू से पहले था, ये वर्ल्ड वॉर टू से पहले से चल रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, दैट इज बिटवीन द सो कॉल्ड पावर टसल बिटवीन यूएसएसआर एंड यूएसए। तो जब यूएसएसआर और यूएसए थे तो ये सिर्फ एक छोटा सा कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक प्रॉपर आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ओके, एक तरह है कम्युनिज्म, एक जगह पर है कैपिटलिज्म, एक जगह पर है वेस्टर्न फोर्सेस, एक जगह पर है सोवियत ब्लॉक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बड़ी पुरानी प्रॉब्लम्स है यार, ये इतने आराम से कहां निपटने वाली है। सो जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1945 में, व्हेन वी फिनिश विद वर्ल्ड वॉर टू, तो एक और मेजर शुरू कहानी स्टार्ट हो गई कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ड क्या यूज कर रहा है, वर्ड लिखते जाओ बेटा जो मैं बता रहा हूं, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें कौन डोमिनेट करेगा। इन अदर वर्ड्स ये एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ हम लोग निकल पड़े। एक साइड पे था यूएसएसआर, एक साइड पे था यूएसए। इसी कहानी में तुमको थोड़ा बहुत एंगल याद आ रहा होगा तो नॉन अलाइन मूवमेंट का भी होगा कि भाई हम लोगों ने तो ना यूएसएसआर को ज्वाइन करना है ना यूएसए को ज्वाइन करना है। नाउ जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ, इस वॉर में कोइंसिडेंटली कोई किसी भी कंट्री ने किसी पे भी गोलियां नहीं चलाई, कोई भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, बट हो गया व्हाट इज कॉल्ड एज एन आर्म्स रेस। ओके, तो हथियारों की एक लड़ाई स्टार्ट हो गई कि किसके पास कितने बड़े बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स है, कितने बड़े स्टॉक पाइल्स ऑफ न्यूक्लियर है, किसकी स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस है, किसके पास टैंक्स ज़्यादा है, किसके पास सबमरीन ज़्यादा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूएसएसआर के ऊपर ये बोलते थे अमेरिकन कि देखो ये लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, अमेरिकन को रशियंस देखते थे और बोलते थे ओह ये टेस्ट कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स एक प्योर डिस्ट्रस्ट का जमाना था जिसमें कंप्लीट एप्रीहेंशन थी यूएसएसआर को यूएसए की और यूएसए को यूएसएसआर की। और ऐसे ऐसे इल्ज़ाम पता चलते थे, पता किसी को चलता नहीं था, लेकिन ऐसे न्यूज़पेपर में आ जाता था। फॉर एग्जांपल अमेरिकन न्यूज़पेपर में आ गया रशिया हैज़ एटॉमिक बॉम्ब, ओके, यूएस लर्न्स ऑफ रीसेंट एक्सप्लोजन, राइट, पेंटागन शोन एक्साइटमेंट, प्रेसिडेंट डिस्क्लोजेस एटसेट्रा। एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा था। और एक जैसे ही अखबारों में आ गया तो पब्लिक ओपिनियन ऐसा हो जाता था, अच्छा वहां पर एटॉमिक बॉम्ब है तुम भी करो, तो एक और एटॉमिक बॉम्ब यहां पर आता था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसा बोला जाने लगा, ऐसे ही एक मिस इन्फॉर्मेशन या इन्फॉर्मेशन, हम ये भी नहीं बोल सकते कि मिस इन्फॉर्मेशन था, बिकॉज सो मच ऑफ सीक्रेसी वॉज मेंटेन। ये ऐसा बोला जाने लगा कि सोवियत फोर्सेस
ईस्टर्न यूरोप में एक्यूमुलेट हो रही है। इसी दौरान एक न्यूज़ आई कि सोवियत फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप में एक्यूमुलेट हो रही है और अब बिल्डअप स्टार्ट हो रहा है। अमेरिका में तो ब्लड प्रेशर राइज हो गया कि यार अगर सोवियत फोर्सेस ईस्टर्न यूरोप में आ रही है, कहीं ये लोग यूरोप को इन्वेड तो नहीं कर देंगे। और यूरोप यानी कि अमेरिका को, यूरोप यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब लोगों को डिफेंड करना बड़ा ज़रूरी था। ये सारा का सारा फ्लैश पॉइंट यूरोप में ही हो रहा था। तो अमेरिकन ने एक नया प्लान सोचा और वो अमेरिकन का प्लान था नेटो। दैट वाज कॉल्ड एज नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया। एक मिलिट्री अलायंस इस तरह से बनाया गया जिसमें एक अग्रीमेंट किया गया बिटवीन सेवरल मेंबर नेशंस, और उस अग्रीमेंट में एक आर्टिकल डाला गया। उस आर्टिकल को बोला गया आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 ऑफ नेटोस अग्रीमेंट के अनुसार ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। ठीक है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल। इन अदर वर्ड्स, अगर किसी भी मेंबर स्टेट को इन्वेड किया गया या मिलिट्री हॉस्टिलिटीज फेस की गई, एक मेंबर पे अटैक करो, माना जाएगा कि पूरे नेटो पे अटैक हो गया। इन अदर वर्ड्स, एक मेंबर ऑफ नेटो पे अगर अटैक होगा तो पूरा का पूरा नेटो उसको रिटेलिएट करेगा। ये एक जबरदस्त मिलिट्री अलायंस थी और इस नेटो की मिलिट्री अलायंस वॉज वेरी 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 पावरफुल और वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज, वर्ल्ड की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स इस नेटो के फोर्सेस के पास थे। नेटो कमांड सेंटर्स बनाए गए। नेटो पैसिफिक में, पूरे वर्ल्ड में नेटो के मेंबर्स थे। और दिस वाज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, ऑल्सो कॉल्ड एज वॉशिंगटन ट्रीटी। और 4 अप्रैल 1949 को ये एक काउंटरवेट के फॉर्म में बनाई गई टू सोवियत आर्मीज स्टेशनड इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। प्लीज अंडरस्टैंड, एक गोली भी नहीं चली थी सोवियत यूनियन की तरफ से, एक फोर्स, कुछ भी नहीं हुआ था। कंप्लीटली ऑन एप्रीहेंशन, कंप्लीटली ऑन फियर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन NATO came into the picture. NATO came into the picture in April 1949 और बहुत सारे मेंबर कंट्रीज हो गए, करेंटली अराउंड 30 मेंबर्स है। राइट, सो यू नेम द कंट्रीज। ओके, ये कुछ लेटेस्ट भी आए, तो बेल्जियम पहले से थे, बुल्गारिया बाद में आया, कनाडा पहले से था, क्रोएशिया बाद में आया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विद टाइम ऑनवर्ड्स अलग अलग कंट्रीज ज्वाइन करती गई नेटो को, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री अलायंस के फॉर्म में हुआ। NATO armies, NATO air force, NATO command centers, all of them as a counter force to Soviet forces. फिर क्या हुआ? सब कुछ बुरा तो था लेकिन इतना बुरा नहीं था। 1955 में एक कमाल हो गया। वेस्ट जर्मनी डिसाइडेड टू ज्वाइन नेटो। तो आई होप तुम्हें मालूम है, जर्मनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइड हो चुकी थी। वेस्ट जर्मनी ने डिसाइड किया कि नेटो को ज्वाइन करे। तो दिस इज द आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, जिसको मैंने तुम्हें बोला है, एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन और मोर ऑफ देम इन यूरोप और नॉर्थ अमेरिका shall be considered an attack against them all and we will attack them together. तो वन फॉर ऑल फॉर वन, वो सारी के सारा जो इनका हार्ट है, जो इसका एक्चुअल कोर है इस ट्रीटी का, वो आर्टिकल 5 है। वो बात अलग है कि कभी सोवियत फोर्सेस के अगेंस्ट ये नेटो का आर्टिकल 5 यूज हुआ ही नहीं। हुआ भी तो वहां पर जब द 9/11 अटैक हुआ और तब तक सोवियत यूनियन कोलैप्स हो चुका था। तो नज़ारा हादसे का बड़ा अजीब था। वो पानी में डूब रहा था जो किनारे के करीब था, तो ये वहां पर डूबा जबकि सोवियत यूनियन जा ही चुका था। तो जिसके लिए हमने ये सब तैयारी की वो तो हुआ ही नहीं। सो 1955 में वेस्ट जर्मनी ने डिसाइड किया नेटो को ज्वाइन करना। यहां पर तुम नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, फिर से नोटिस करो। जब भी रशिया या सोवियत फोर्सेस के बहुत करीब तुम आ जाते हो, दे बिकम वेरी वेरी थ्रेटेंड। सो अब यूक्रेन में हो रहा है। पिछली बार यह सिचुएशन वेस्ट जर्मनी में हुई थी। जब वेस्ट जर्मनी में ने डिसाइड किया, सो दिस वाज वेस्ट जर्मनी, दिस वाज ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी वाज अंडर द रशियन कंट्रोल,
वेस्ट जर्मनी वॉज अंडर द वेस्टर्न फोर्सेस कंट्रोल। जैसे वेस्ट जर्मनी ने नेटो ज्वाइन करने का फैसला किया 1955 में, रशियंस वोक अप और ना भैया ये तो तुम हमारे नेबरहुड में आ गए हो, अब तुम हमारे नेबरहुड में आ गए हो, अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। और उन्होंने इसको रिएक्ट किया बाय फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉर्सो पैक्ट। सो नेटो 1948-49 का प्रोग्राम, मिलिट्री अलायंस फॉर्म टू स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, मिलिट्री अलायंस फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू नेटो। ये था यूएस, इंग्लैंड, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी जॉइन नेटो। दिस वाज फाउंडेड बाय यूएसएसआर इंक्लूडेड कंट्रीज सच एज पोलैंड एंड ईस्ट जर्मनी। डू यू अंडरस्टैंड कि जैसे ही तुम रशियन बॉर्डर के करीब चले जाते हो, रशियंस रिएक्ट एंड व्हाई नॉट। और ये अमेरिका को कभी सिचुएशन नहीं होती। अमेरिका को इसलिए नहीं सिचुएशन होती बिकॉज उसको एक नेचुरल बैरियर मिल गया इन द फॉर्म ऑफ ओशन, अटलांटिक ओशन बिटवीन देम एंड यूरोप। वो कभी उनको बिल्कुल बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सेप्ट जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। तो एवरी कंट्री रिएक्ट्स जब द प्रॉब्लम कम्स वेरी वेरी क्लोज और इन द नेबरहुड। सो नाउ यू विल रियलाइज कि यूक्रेन के लिए रशिया इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्ट क्यों कर रहा है। सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन विच लेड टू द वॉर्सो पैक्ट, और ये रशियंस का रिएक्शन है। तो सर्जेई रेबकॉव, रशियन डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, यूक्रेन कैन नेवर नेवर एवर बिकम अ मेंबर ऑफ नेटो। और व्लादिमीर पुतिन सर का है, आई बिलीव दैट स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज ऑफ द डे। आई होप पिछले कुछ समय में मैंने तुमको ये जीके का टॉपिक ना बनाकर एक प्रॉपर इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक बना के बता दिया है। ऐसे पढ़ना होता है। ये सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, ये सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, ये स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी ऑफ द रीजन का क्वेश्चन है। और ये रशिया इसलिए रिएक्ट कर रहा है क्योंकि अगर नेटो फोर्सेस में यूक्रेन ने ज्वाइन कर लिया, नेटो विल कम इन द नेबरहुड, रशिया विल बी इन ट्रबल। इसी को रिएक्शन के फॉर्म में अमेरिकन बोलते हैं, अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन विल बी मेट विद मैसिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट, ऑल्सो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शेरमैन की स्टेटमेंट, डी एस्केलेशन और डिप्लोमेसी का रास्ता अपना लो या फिर कन्फ्रंटेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस को सह लो। तो दोनों तरफ से बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर्ड, हाईली वॉलेटाइल, अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दी जा रही है। नोबडी इज रेडी टू बैक आउट। अब सिचुएशन ये है कि हम इसको कैसे रीड करेंगे, क्या होगा ये भविष्य किसी ने नहीं देखा। बट एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, स्टूडेंट्स ऑफ डिप्लोमेसी, हमें यह बात मालूम है दैट देयर इज अ वेरी मेजर थ्रेट एंड अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन इन द एनवायरमेंट। तो अगर मैं एनडीटीवी का ये हेडलाइंस देखूं, रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन and I quote, will change the world. Joe Biden wants. Russia-Ukraine conflict. Russia and Ukraine tensions appear to be only increasing, with the White House saying the risk of a Russian invasion of Ukraine, I quote again, remains imminent. ये जनवरी 26, 2022 की न्यूज़ है, और अगर जो बाइडन बोल रहे हैं तो दैट मीन्स अमेरिकन्स आर रियली रियली वरिड। विल रशिया अटैक यूक्रेन, जो मेरे भी आज का क्वेश्चन था। तो ये फॉरेन पॉलिसी में ये आ रहा है, द वेस्ट अकॉर्डिंग टू फॉरेन पॉलिसी, ओके, द वेस्ट हैज फॉलन इनटू पुतिन्स ट्रैप। इन अदर वर्ड्स, उनका ये मानना है कि पुतिन हैज ब्लफ्ड एंड ही विल नॉट अटैक एक्चुअली। पता नहीं, सबके अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। हम तो भोले भाले, हमारा काम है सब्जेक्ट को समझना, हमने सब्जेक्ट को समझ लिया। वी हैव अंडरस्टूड दिस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, वी हैव अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ कोल्ड वॉर, वी हैव अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ रशियन यूक्रेन रिलेशनशिप्स, वी हैव अंडरस्टूड दिस इन टर्म्स ऑफ यूएस एंड यूएसएसआर एंड यूएस एंड रशिया पावर स्ट्रगल ऑल्सो। सो आई होप तुम्हें पता चल गया है हाउ टू स्टडी अ सब्जेक्ट, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे पढ़ना होता है, कैसे कनेक्ट करना होता है। एंड दिस इज व्हाट वी डू एट अनअकैडमी। यूज माय कोड SIDLIVE SIDLIVE और अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा व्हाट इज 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन
In the words of An Academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.